तो आज हम हाई फ्रीक्वेंसी के वेंटिलेटर के बारे में जानेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहता, जो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा बार रेस्पिरेशन देता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 मिनट में कितनी बार सांस दे रहे तुम। और ये हाई फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देता है। कितनी बार देता है, वो 1 मिनट में 300 बार तक के भी रेस्पिरेशन दे सकता है ना। तो इसलिए ये अलग तरीके से बनाया गया। कब देना है, जब हम चाहते हैं कि बच्चे को बड़े बड़े सांस नहीं देने हैं, जैसे रेस्पिरेशन ऐसा नहीं देना आपको, एकदम उसको स्मॉल एम्पलीट्यूड में छोटा छोटा वॉल्यूम में ब्रीदिंग देना है बच्चे को। कब करते हैं ऐसा, जब बच्चे को ARDS हो गया है, उसके लंग्स अच्छे नहीं है, या फिर एयर लीक सिंड्रोम में है ना। तो ऐसे कंडीशन में हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एकदम रैपिडली छोटा छोटा क्वांटिटी में ब्रीथ देता है बच्चे को। तो ये सेंसर मेडिक्स का वेंटिलेटर है ना, 3100 ये 35 किलो के बच्चे तक के अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एक सेंट्रल एयर को कनेक्टेड है, ये सेंट्रल O2 को कनेक्टेड है। यहाँ से ये यहाँ पे ब्लेंडर में आता है, यहाँ से आप FiO2 एडजस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से आप FiO2 21% से 100%, बाकी जैसे ब्लेंडर रहते वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका पिस्टन है। ये पिस्टन इस तरीके से हिल के उसको इतने फास्ट ब्रीथ पेशेंट को दे सकता है। यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, मेन स्विच है यहाँ पे। यहाँ से आपको शुरू करना पड़ता है सबसे पहले। और दूसरा चीज़, इसका जो बैटरी बैकअप नहीं है, तो जब भी इसको आप ऑन करते हैं सबसे पहले प्लग कहाँ पे लगाना है, ये UPS पोर्ट पे लगाना है ना। क्योंकि अगर लाइट चली गई तो ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद शुरू होने को समय लेता है, इसलिए इसको ब्लैक जो अपना UPS वाला पोर्ट है उसी पे लगाना है। यहाँ से शुरू करने के बाद वेंटिलेटर शुरू होता है। इसमें जो ट्यूबिंग्स है, ये ट्यूबिंग्स बाकी ट्यूबिंग से अलग रहती है। एक यहाँ पे फिक्स होती है, इसको आप देखोगे तो यहाँ से ये पहले ह्यूमिडिफायर को गया है ना, और ह्यूमिडिफायर से निकल के ये जो ट्यूब आप देख रहे हो इसके अंदर एक वायर है। तो यहाँ से ये ट्यूबिंग जो निकली है इसके अंदर में एक वायर है, तो ये हीटेड वायर है और ये यहाँ पे आया है। ये जो लिम है जिसके अंदर आपको फॉगिंग नहीं दिख रहा है ना, और जिसके अंदर में वायर है, ये इसका इंस्पिरेटरी लिम है, ये वाला। ये यहाँ तक पेशेंट तक जाता है और यहाँ पे ये वाई कनेक्टर हमको दिखता है। यहाँ से हम आपको इसको क्लोज सक्शन लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि PWP बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक्सपिरेटरी लिम है, एक्सपिरेटरी लिम में आपको फॉगिंग दिखेगा। ये एक्सपिरेटरी लिम से फॉगिंग आके फिर यहाँ पे जमा हो जाता है, ये दिख रहा है यहाँ पे फॉगिंग। तो ये फॉगिंग ये नली से निकल के ये चेम्बर में आ जाता, और ये जब ये चेम्बर में जमा हो जाएगा तो इसका ये 3 वे दिया हुआ है, इसको ओपन करके आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सर्किट रहता है। इसके अंदर एक कंट्रोल का, लिमिट का और डैम्प के लिए ये दिए हुए। इसके अंदर आप देखोगे तो डायफ्राम रहेगा, और यहाँ से आपको जैसे अगर हाथ लगा के देखोगे तो यहाँ से हवा बाहर आती हुई दिखेंगी एक्सपिरेटरी लिम से। तो जैसा एक्सपिरेटरी लिम बाकी वेंटिलेटर में हम देखते हैं कि वेंटिलेटर के अंदर जाता है, वैसा बाहर नहीं जाता, ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये जो ब्रीथ रहते हैं ना इसके, ये यहीं से बाहर निकल जाते हैं। और इसलिए जब भी आप इसमें INO लगाते हैं तो जो एक्सपिरेटरी लिम का एयर बाहर आ रहा है इसमें आपको ट्रैप करके सक्शन में भेजना पड़ता है। ठीक है, तो जब इसमें INO लगाते हैं हम, अभी कभी किसी पेशेंट को लगाए तो दिखाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा ट्रैप लगाते हैं और उसको सक्शन लगा देते ताकि यहाँ से बाहर निकलने वाली हवा उसमें से बाहर चली जाए। इसके अंदर एक बलून रहता है, वो बलून को आप जब भी यहाँ से एडजस्ट करते हो तो उसके अंदर का प्रेशर एडजस्ट होके PWP जनरेट होता है। तो ये एक्सपिरेटरी लिम में PWP जनरेट होता है, और उसके कारण से बच्चे को हम जो मेन एयरवे प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं। अब इसके कुछ नॉब दिए हुए है ना। तो सबसे पहला ये दिया है मीन प्रेशर मॉनिटर, इसको मैप बोलते हैं, मीन एयरवे प्रेशर है ये। ये हमारा ऑक्सीजनेशन डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो जब भी आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होता है हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कहाँ से करेंगे, ये ब्लू के बटन से। बहुत सेंसिटिव होता है, इसको आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो ये बहुत ज़्यादा चेंज होता है ना। इसलिए एकदम धीरे धीरे उसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, इसको कब हाथ लगाना है, जब आपका ऑक्सीजनेशन PaO2 कम आ रहा है तब। ठीक है, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डेल्टा P भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, कितना ये ऑसिलेटर
वाइब्रेट करेगा, है ना, कितना उसका PIP और PWP बोलते हैं ना हम, वैसे उसके बीच का डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ये डिपेंड करेंगे आपका CO2 के ऊपर। अब इसको कैसे देखेंगे एडिक्वेट जा रहा कि नहीं जा रहा, इसको कैसे देखेंगे? इसके तो हमने PaO2 देख लिया, है ना। इसको कैसे देखेंगे? एक तो PCO2, है ना, जैसा हमने बोला कि PCO2 अगर बढ़ रहा है तो इसको हम, ये यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऊपर करना पड़ता और बाद में इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो ये कम होता है, फिर इसको फिर से लॉक कर दिया ताकि हैंडल ना करे। अब जैसे इसको तो हमने देखा कि PaO2 पे पता चलता है, क्लिनिकली कैसे पता चलेगा? सैचुरेशन से, है ना। सैचुरेशन पे अगर अच्छा आ रहा है मतलब आपका मैप बराबर जा रहा है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो आपको मैप बढ़ाना पड़ेगा। इसको हमने देखा कि PCO2 से इसको, अगर PCO2 बढ़ा हुआ है तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको विगल बढ़ाना पड़ेगा। क्लिनिकली कैसे पता चलता है? तब हम बच्चे को देखते हैं, ऐसा दिख रहा है बच्चे का छाती हिल रहा है करके और पेट भी हिल रहा है करके, तो जो विगल है वो एब्डोमेन तक के आना पड़ेगा, है ना। वो कैमरा में अप्रिशिएट नहीं होता, क्लिनिकली अगर आप देखोगे तो पेट हिलता हुआ दिखता बच्चे का। तो अम्बिलिकस तक और किसी किसी केसेस में अपर थाइस तक के भी वो विगल आना चाहिए, जिसमें पेट या फिर जो पेट का निचला हिस्सा है वो हिलते हुए दिखना चाहिए। इसको हम बोलते हैं विगल। विगल आ रहा है मतलब उसको एडिक्वेट जितना एम्पलीट्यूड या डेल्टा P जाना चाहिए वो जा रहा है। तो ये एम्पलीट्यूड ही क्या करता है कि जो अंदर का CO2 है उसको बाहर करता है। अब यहाँ पे और कुछ नॉब दिख रहे हैं हमको, एक इंस्पिरेटरी टाइम दिया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट 33% पे रहता है, तो इसको सोचना ही नहीं है ना। कोई भी बच्चा रहे, कौन से भी डिसीज़ का रहे, कितना भी बड़ा रहे, उसको अपन 33 पे रख देते हैं। जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हर किसी की अलग रहती है ना। न्यूबॉर्न में हम 12 पे रखते हैं, थोड़ा से और बड़े बच्चे इन्फेंट में 10 रख सकते हैं, और बड़े बच्चे में 8 रख सकते हैं। तो ये भी डिसीज स्पेसिफिक रहता है और CO2 देख के रहता है। अगर समझो CO2 रिटेन आ रहा है तो हम कन्वेंशनल वेंटिलेटर में क्या करते, हम बोलते कि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, इधर में उल्टा करना पड़ता। अगर CO2 रिटेन आ रहा है और आपको इसको छेड़ना नहीं है, एम्पलीट्यूड आपका ऑलरेडी ज़्यादा जा रहा है, तो आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, ठीक है। अब ये 12 का फ्रीक्वेंसी मतलब कितना जा रहा है? एक फ्रीक्वेंसी मतलब 60, 12 मतलब 720, तो उसकी चेस्ट 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है? 720 बार। मतलब हम छोटे छोटे 720 ब्रीथ दे रहे हैं उसको, इसलिए इसका नाम हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमको देखना है। इसके अलावा हम देखोगे तो ये एक नॉब दिखता है, ये बेजल फ्लो देते हैं, मतलब वेंटिलेटर को काम करने के लिए एक बेजल फ्लो जाते रहना चाहिए। वो कितना रहता है? वो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 20 पे सेट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये बेजल फ्लो कितना रहेगा अपना? 20 का, तो 20 दिखेगा आपको, है ना, 10 दिखेगा, 20 दिखेगा, 40 दिखेगा, ऊपर में 60 भी है, तो अपना 20 पे उसको बेजल फ्लो रहेगा। ये देख लेना बाद में सब लोग। इसके अलावा ये साइलेंस की बटन है, जब भी अगर अलार्म कोई आता है तो आप इसको साइलेंट कर सकते हैं। बहुत बार इसको कैसा है, अगर कोई भी सर्किट में लीक आ गया, समझो ये निकल गया यहाँ से या यहाँ से पेशेंट डिस्कनेक्ट हो गया, तो वेंटिलेटर बंद पड़ जाता है। तो बंद पड़ने के बाद में आपको रीसेट का बटन शुरू करना होता है ना। और जब आप वेंटिलेटर शुरू करते तो आप इसको स्टार्ट स्टॉप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पिस्टन का पोजीशन दिख रहा है, ठीक है। ये हमेशा सेंटर में आना चाहिए। 0 ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके नीचे रहना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, दिखा? तो ये जो नॉब दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, पिस्टन सेंटरिंग, इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करके पिस्टन को सेंटर में ले सकते, समझा? तो कभी भी अगर वेंटिलेटर बंद पड़ता है, सबसे पहले क्या देखना है, मतलब पूरा बंद पड़ गया, लाइट वाइट सब बंद हो गए तो क्या हुआ? तुम्हारा लाइट चला गया या फिर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया। ये लाइट लगे हुए हैं लेकिन ये पिस्टन गायब हो गया और वेंटिलेटर का आवाज़ आना बंद हो गया, पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो रहा, तो क्या हुआ? और यहाँ पे अलार्म बज रहा है, तो क्या मतलब है उसका? लीक हो गया, कहीं से तो कुछ तो निकल गया। फट से ढूंढो कहाँ से क्या निकला है, पेशेंट डिस्कनेक्ट हुआ है क्या, उसको कनेक्ट करो और रीस्टार्ट का बटन दबाओ, ठीक है। और ये जैसे इन्होंने
ये जैसे सोर्स गैस लो बताया है, जैसे आपका समझो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया नीचे का, सबसे जो सेंट्रल ऑक्सीजन का, या फिर एयर का प्रेशर नीचे चला गया, तो ये बचेगा। ठीक है, अगर ये ओवर हीटेड हो गया तो ये बचेगा। ठीक है, जब वेंटिलेटर बंद हो जाएगा तो ये अलार्म दिखेगा, समझे। और ये इसके स्पीड, ये इसके लिमिट्स दिए हुए, मिनिमम कितना रहना चाहिए और मैक्सिमम इसके ऊपर फिर वो अलार्म देता है प्रेशर्स का, है ना। तो ये भी आप इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ से उसको बढ़ा सकते, कम कर सकते हैं। ये इसको हाथ नहीं लगाना है अपने को। तो ये यहाँ का सब तामझाम हो गया इसका। अगर समझो पेशेंट का ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या करोगे, सैचुरेशन अगर कम हुआ तो क्या चेंज करेंगे हम, FiO2 कर सकते हैं, ऑक्सीजन कम हुआ तो दूसरा क्या चेंज करेंगे, मैप। ठीक है, अगर पेशेंट आपको ऐसा लग रहा कि विगल ही नहीं आ रहा तो क्या कारण रह सकता, मतलब जो हिलना चाहिए बच्चा वेंटिलेटर पे ही वो हिल ही नहीं रहा, तो उसका क्या कारण होगा। एक तो हमने बताया कि ये एम्पलीट्यूड या डेल्टा पी कम है, दूसरा क्या कारण रह सकता है, हो सकता है सिक्रीशन आगे उसका ईटी ब्लॉक हो गया, है ना। तो इसके लिए इसको सक्शन, जो ये सेंट्रल सक्शन कैथेटर बोलते हैं, या फिर इसको इनलाइन सक्शन कैथेटर बोलते हैं। अब इसमें क्या किया हमने, ये जो सक्शन कैथेटर है इसको अटैच कर दिए, और ये एक वाई कनेक्टर के साथ में ईटी को कनेक्ट हो गया। तो एक तरफ से वेंटिलेटर कनेक्टेड है, एक तरफ से सक्शन कनेक्टेड है। तो जब भी आपको सक्शन करने का रहेगा, इसको अंदर डालना है ऐसे, और इसको दबा के फिर खींच लेना है बाहर। अब ये तामझाम करने की क्यों ज़रूरत है, ये तामझाम करने की क्यों ज़रूरत है। हाँ, अगर आपने डिस्कनेक्ट किया तो एक तो वेंटिलेटर बंद पड़ जाएगा, दूसरा जो उसका पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है वो लॉस हो जाएगा, जिसके कारण से आप पेशेंट के जो लंग आपने रिक्रूट किए वो डी रिक्रूट हो जाएंगे, और फिर से बच्चा ख़राब होगा, उसको ऊपर आने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए जब भी हाई फ्रीक्वेंसी पे डालते हैं आपको ये, है ना, इनलाइन सक्शन कैथेटर यूज़ करना है। ठीक है, अब ये पेशेंट का मॉनिटरिंग में क्या क्या लगता है हमको, क्या क्या करना पड़ता है, इसका बार बार ABG करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमको उसका PaO2 देखना है, PCO2 देखना है, उसका pH देखना है, उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना है। दूसरा इसका एक्सरे देखना पड़ता है इनको, क्योंकि ये इतने हाई फ्रीक्वेंसी से दे रहा है तो इनको बार बार निमोथोरैक्स होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा लंग्स फील्ड आपको दिख रहे हैं कि लंग बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया, तो आपको मैप कम करना पड़ता है ना, मैप कम करना पड़ता। तो ये पेशेंट को जब भी हाई फ्रीक्वेंसी पे डालते हैं तो बार बार उसका एक्सरे करना पड़ता है और ABG करना। ABG हम मोस्टली 6 आवर्ली या फिर 8 आवर्ली करते, एक्सरे दिन में 2 या 3 बार करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो इसको वीन कब करना है, समझो हम इसका FiO2 40 के नीचे आ गए, ये 10 के नीचे चला गया, है ना, ये भी अपना 15 के करीब आ गया, तो हमने देखा कि ये अच्छे से बहुत कम, इसमें भी अच्छा मैनेज हो रहा है, ABG अच्छा मेंटेन है और बाकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो हम इसको कन्वेंशनल पे भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कन्वेंशनल से हाई फ्रीक्वेंसी पे लेते हैं तो हमको मैप देखना पड़ता है। अगर समझो पेशेंट 11 के मैप पे मेंटेन था वहाँ पे, तो आपको उसको 2-3 बढ़ा के लेना पड़ता है ना, तो उसका आप मैप 13-14 रखो, और जैसा पेशेंट मेंटेन करता है उसके सारे ये करके लेना। अब कन्वेंशनल पे मैप लिखा रहता, हमको आदत नहीं रहती मैप देखने की, हम क्या देखते हैं PWP और PIP, लेकिन आप उसके जो डिस्प्ले पे जाओगे तो वहाँ पे MAP लिखा रहता, वो वैल्यू से 2 या 3 वैल्यू ज़्यादा इसको लेना पड़ता है। ठीक है, समझा।